सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। स्वयं कृषक परिवार से आती हूँ और जब कृषि की बात होती है आज की परिस्थिति के अंदर, तो जब जज्बात सीने से बाहर निकलकर आंखों से बाहर आ जाए तो उन्हें आंसू कहते हैं। आधी मध्य रात्रि को किसान की पीड़ा के आंसू जब 2:30 बजे बाहर निकले तो पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक और संघर्ष का प्रतीक बन गए। अभी मेरे से पूर्व में सदस्य कह रहे थे कि किसान की वैभूति अगर किसी ने सोची तो मौजूदा भारत सरकार ने सोची, तो क्यों आज किसान को अपने बारे में इतनी अनिश्चितता हो रही है। संयम लोढ़ा जी ने पूछा कि हॉर्स ट्रेडिंग में घोड़े क्यों नहीं खरीद पाए। इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि गधे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और मैं और मंत्री जी उसमें इसके पक्षधर हैं। अरे इनको तो बोलने दो यार। ये सदस्य इनको तो बोलने दो। में ऐतराज इस बात का सभापति महोदय, निश्चित तौर पर गधों और घोड़ों पर चर्चा होनी चाहिए, पर जिस भाव भंगिमा में इन्होंने इशारा किया उस पर मेरे को ऐतराज है। बिराजे पर आप अपनी तरफ इधर करो, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि निश्चित रूप से गधे और घोड़े के अंतर में यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। कृषि जो क्षेत्र है उसमें बड़ी अनिश्चितताएं हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। उत्पादकता, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ रही है। खेती की ज़मीन का आकार घट रहा है। किसान मॉनसून पर निर्भर रहता है जो आजकल बहुत अनिश्चित है, जिसका पैटर्न बदल चुका है। जो बारिश पहले 3 महीने में होती थी 10 महीने में हो जाती है। जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी पड़ती नहीं है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कीटनाशक भी मिलते नहीं हैं। असंतुलित उसका प्रयोग भी होता है। मिट्टी भी उसके कारण उपजाऊ कम हो जाती है। तकनीक जो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ऋण की जो असमानताएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है जो कृषि क्षेत्र के अंदर, जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के अंदर अभी कह रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान के किसान के अंदर उसको सलाम करते हैं, उसने श्रम किया, ये श्रेय भी आप लेना चाहते हैं। मुझे गर्व है कहते हुए कि जितनी बड़ी चुनौतियां लॉकडाउन की हमने इस वर्ष में देखी, लॉकडाउन लगा उस वक्त सारी सुविधाएं, सारा एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक रुक गया। लेकिन मुझे गर्व से कहते हुए सलूट करती हूँ मैं किसानों को कि 2020 की रबी और खरीफ दोनों के अंदर रिकॉर्ड उच्चतम अनाज दलहन पैदा हुआ। खरीद में भी तिलहन के अंदर उत्पादन रिकॉर्ड बनाया गया। इतनी गंभीर कोविड की चुनौतियां थी और उससे पहले भयावह टिड्डी का आक्रमण था। उसके बावजूद भी कृषि के अंदर कृषि क्षेत्र राजस्थान में सुरक्षित रहा और अग्रणी राज्यों में आया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि कोविड के और टिड्डी के इस प्रबंधन से हम इस स्तर को छू पाए और कृषि में नुकसान नहीं हुआ। लॉकडाउन के अंदर सरसों और गेहूं की फसल की जब कटाई की तैयारी हो रही थी और खड़ी थी, अनाज निकालने की दिक्कत हो रही थी, तब मुख्यमंत्री जी ने मशीन, थ्रेशर्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध करवाए और सुनिश्चित कराया कि नज़दीक से नज़दीक स्थान पर खाद और बीज उनको मिल सके। 40 से अधिक क्रय विक्रय सहकारी मंडियों के अंदर मंडी प्रांगण को उपज मंडी कठिनाई नहीं घोषित करके उन्हें वहाँ पर उनके अनाज को लिया जा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई। और इन्हीं मंडियों को आज आप बंद कर रहे हैं। आपके मैं देख रही थी बजट के अंदर भी इसके अंदर कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप 1000 और ई नेम की इलेक्ट्रिकल मंडियां आप करेंगे। एक तरफ तो आप 3 काले कानून लेकर आते हैं जिसमें आप मंडियां हटा देना चाहते हैं और उद्योगपतियों के हाथ में किश्ती को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप खुद अपने बजट में विरोधाभासी बातें करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीद के लिए उनको भी अनुमति दी गई ताकि समय पर सीधे किसानों को लाभ मिल सके। रबी की फसल निकालने तथा खरीद की फसल की बुआई में कोरोना के चलते आर्थिक संकट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 27,000 से अधिक किसानों को अप्रैल जुलाई के अंदर 1 लाख घंटे से अधिक अवधि के हेतु ट्रैक्टर और कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाए। और इसी प्रकार से 8,21,000 से अधिक
संकर बाजरा मिनी किट तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 5 लाख मक्का मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। और ये आज तक का कोरोना लॉकडाउन के होते हुए भी सबसे उच्चतम कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ये पुनः मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप के लिए कहूँगी। 15th फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट में उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर ग्रांट्स के अंदर 45,000 करोड़ का प्रावधान किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होगी, और उसमें कहा गया कि उसके अंदर 4 मापदंड दिए कि लैंड लीजिंग, सूटेबल एंड एफिशिएंट वाटर यूज, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब कौन सा आत्मनिर्भर भारत की ये बात करते हैं जब कोरोना काल के अंदर एक तरफ पूरी तरीके से जब सब कुछ रुका हुआ था, तो अंधेरे के अंदर जो कि स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट का भी सब्जेक्ट है, बिना किसी, अभी कह रहे थे किसी से बहस नहीं करी, बिना किसी बहस रातों रात ऐसी कौन सी आपदा, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि रातों रात ये तीन कानून लेकर आकर वो जिसने कृषि के सेक्टर में कोरोना काल में भी किसान ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, दूसरी तरफ आप तीन काले कानून लाकर उसको आत्मनिर्भर बनाने से पूरे भारत को तोड़ने के लिए दो पूंजीपतियों को, सिर्फ पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप काम कर रहे थे। ये विरोधाभासी आपका चाल चरित्र चेहरा पूरे हिंदुस्तान ने देखा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हम कृषि की जब बात करते हैं तो हमें एक होलिस्टिक व्यू रखने की आवश्यकता है। हमें क्लाइमेट चेंज के लेंस से कृषि को देखना पड़ेगा, हमारी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। और ये बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है, पैटर्न क्रॉप का बदल रहा है और इसमें बहुत व्यापक असर खेती पे पड़ रहा है। हमारे यहाँ 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स राजस्थान में बटे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का इन पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन करने की ज़रूरत है और इसके अकॉर्डिंग हमें योजना बनानी चाहिए। 2010 से 19 सबसे गर्म शतक रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, 1% टेम्परेचर बढ़ा है और कह रहे हैं अगर 1.5% बढ़ गया तो तबाही मच जाएगी। इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हम हमारी नीतियों को इसके अनुरूप देखें। मॉनसून से हम प्रभावित रहते हैं, कहीं पे जो बारिश की अनिश्चितता होती है, राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है और इसी टेम्परेचर के बढ़ने से पशु पर भी असर होता है, दूध का उत्पादन भी कम होता है, डेयरीज के उत्पादन भी कम होते हैं। जो एक ये सोच हो गई है कि मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ और उस वर्ग को यहाँ पर आकर उसकी आवाज़ बनती हूँ, और यही भावना राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के किसान में होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी भावना है कि मेरा बेटा खेती ना करे। शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं और वो इसलिए माइग्रेट करते हैं और सिक्योरिटी जॉब या और दूसरे छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, खेती से पलायन हो रहा है। शहरों में आते हैं, शहरीकरण की दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, हाइजीन हो, परिवार को छोड़ के आते हैं, उन बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, अगर महिलाओं को लेकर आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। शहर से जब गांव जाते हैं तो शहर का कल्चर लेकर जाते हैं, टीवी, फ्रिज वगैरह, और देखते हैं कि वैसे वैसे संसाधन हम घर में करें, अन्यथा लोन लेते हैं, लोन के चक्र में फंस जाते हैं। पहले एक कहावत थी, उच्चतम खेती मध्यम व्यापार। मुझे लगता है हमें उस भावना को, उस सोच को खत्म नहीं होने देना चाहिए, उसके अनुरूप हमें नीतियां बनानी चाहिए। और आपके तीनों काले कानून बिल्कुल इसके विपरीत हैं। मुझे नहीं पता कौन से चश्मे से हमें इन कानूनों को देखने की जरूरत है, जब पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड पे आया हुआ है और कह रहा है कि नहीं ये हमारे हकों की लड़ाई के खिलाफ है, तो अभी आपकी हठधर्मिता इस तरीके से है कि आप मानने को तैयार नहीं और कह रहे हैं कि नहीं ये उनके फेवर में। जो एक बड़ी चीज़ आई टिड्डी की, और हमने देखा कि किस तरीके से टिड्डी का प्रकोप रहा। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ज़्यादा रहा, और जो राज्य के केंद्र के राज्य मंत्री हैं वो भी बाड़मेर से आते हैं, बार बार अनर्गल बयान देते हैं। और टिड्डी पे ऐतिहासिक काम हमने किया। 1993 के बाद मेरे को लगता है बहुत सालों बाद ये टिड्डी आई होगी। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इस लोकस्ट को देखा। और त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर मुख्यमंत्री जी ने कृषि और राजस्व विभाग का एक सामंजस्य बिठाकर बहुत बढ़िया काम टिड्डी नियंत्रण में हमने किया। बांसवाड़ा के अलावा 32 जिलों में टिड्डी का प्रकोप था। 6,41,000 हेक्टेयर को प्रभावित किया, जिसके अंदर टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार के समन्वय से 5,21,000 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 70,000 से अधिक किसानों को 94,000 लीटर कीटनाशक रसायन निःशुल्क दिलवाया गया। बाद में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी इसका छिड़काव किया गया।
और हमने मांग करी कि विशेष आपदा पैकेज किसानों के लिए इसके अंदर भारत सरकार दे, जिसको आपने नहीं दिया। आप कहते हैं खाने के दांत दिखाने के और, हाथी के और खाने के कुछ और, वो आपके बार बार दिखते हैं। किसानों के प्रति आप कितना गंभीर हैं, क्या सोचते हैं, ये बार बार हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ और हमें आगे देखने की चीज़ है, जब जैसे कि मैं कह रही थी कि क्लाइमेट के चेंज से हमें एनवायरनमेंट चेंज से खेती को देखने की आवश्यकता है। जब हेलीकॉप्टर और ड्रोन से ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव किया गया तो वो वाटर बॉडीज़ में भी गया। और एक केरला का एग्जाम्पल है, जब वहाँ पे काजू की खेती के अंदर कोई कीड़ा लग गया था और वहाँ पे ऐसे इस तरीके का उपयोग किया था, उसके आज भी लंग कैंसर्स और कितने प्रकार की बीमारियां आज भी हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि क्लाइमेट कंडीशंस और इस आपदा के अनुसार हमारी नीतियां बनें। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी फसल बीमा योजना की। अभी बहुत सारा बजट का आंकड़ा पीआरएस और दूसरी रिपोर्ट्स का यहाँ पर बता रहे थे। आपने 10,000 करोड़ की कटौती करी है फसल बीमा योजना में। इसके आंकड़े मेरे पास भी है यहाँ पर। आपने 75,000 करोड़ से इसका एलोकेशन 65,000 करोड़ कर दिया है। आपने पिछले साल इसके ऊपर जो स्पेंडिंग करनी थी उसमें भी आपने स्पेंडिंग सिर्फ 48,714 करोड़ आप कर जाए, 35% लोअर आपकी स्पेंडिंग रही। और आप कहते हैं कि नहीं, हम किसानों के लिए बहुत काम करते हैं। जो फसल बीमा योजना की स्थिति मैं आपके सामने सदन में रखना चाहूँगी, इसके क्रियान्वयन के लिए हमारा राज्य पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। प्रीमियम का जो स्टेट शेयर का भुगतान था खरीफ 2017 की बीमा का, वो लंबित पड़ा था और इसका क्लेम और इसकी जो फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने बीजेपी का जो प्रीमियम स्टेट था जो लंबित था उसके लिए प्राथमिकताएं रखी, बात करी और उसका डेटा मैं आपको बताती हूँ। 1035 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम स्टेट शेयर की जमा पिछली सरकार के लिए लंबित था। खरीफ और रबी की फसल का प्रीमियम राज्यांश को जमा करवाया। ऑनलाइन फसल कटाई के लिए प्रयोग की गति दी गई। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रारंभ में और 18-19 तक 2,536 रुपए का प्रीमियम राज्य हिस्सा जमा करवाया गया और अब 3,483 करोड़ रुपए 40 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने पिछला बकाया शामिल करते हुए 3,795 करोड़ रुपए का प्रीमियम स्टेट शेयर जमा करवाया है और 55 लाख से अधिक किसानों को 7,998 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम यहां पर मिला है। अभी आप जो आंकड़े बता रहे थे उस आंकड़ों की मैं पोल खोल रही हूं। 2 वर्ष की छोटी अवधि में फसल बीमा योजना को हम सुचारू ट्रैक पर लेकर आए हैं और अग्रणीय राज्यों में शामिल किया है। आपके कार्यकाल में इस फसल की आपने भद पीट दी थी और जिसके कारण हमको किसान को सफर करना पड़ा था। भारत सरकार अपनी इस भूमिका के अंदर भी किसान विरोधी जो है, जो उनकी जो ये कहते हैं किस तरीके से परिलक्षित हो रहा है, वो आप इस तरीके से इसमें देखेंगे। अपनी जिम्मेदारियों से वो बचते हुए जो आधा वहन प्रीमियम भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में इनको वहन करना था, उसमें भी एक गाइडलाइन लाके इन्होंने परिवर्तन कर दिया और अब कहते हैं कि निविदा प्रक्रिया में प्रीमियम दर सिंचित जिलों के लिए 25%, असिंचित जिलों के लिए 30%। इस कैपिंग में प्रीमियम आधा वहन किया जाएगा और इस कैपिंग को लागू कर इन्होंने राज्य के ऊपर दोहरी मार दी है और फिर कहते हैं कि आप कितना एक्सपेंडिचर और बजट आप करना चाहते हैं। ये सुनिए, आप 150 करोड़ का अधिक प्रीमियम राज्य हमको अधिक देना पड़ रहा है। ये अधिक भार हम पर आ गया है। लेकिन आप कहेंगे कि आप किसानों के प्रति बहुत रहमदिल हैं। मैं एक दूसरी बात इसके अंदर और कहना चाहूँगी जो हम रात दिन फेस करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जब बारिश होती है तो किसी खेत के ऊपर पूरी 100% फसल को नष्ट कर देती है, किसी को 30% करती है, किसी को, लेकिन उस पूरे गांव का एक एवरेज निकाला जाता है और कहा जाता है अगर इतना एवरेज क्रॉस करेगा तो ही इसको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि फसल खराब होने के असेसमेंट करने के लिए खेत की जो यूनिट है, इकाई है, उस खेत को ही इकाई और यूनिट मानना चाहिए ताकि उस व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है उसे लाभ मिल सके।
खाद और बीज के क्षेत्र और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने में भी हमारी एक बहुत योगदान भूमिका रही है। सरसों, बाजरा, पौष्टिक अनाज, गंवार में हम देश में प्रथम हैं। तिलहन, चना, मूंगफली में हम दूसरे हैं और सोयाबीन के उत्पादन में हम तीसरे हैं। गेहूं व कपास में हम प्रमुख राज्यों के अंदर आते हैं और इस बार गेहूं व दलहन उच्चतम उत्पादन करते हुए हमें कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। मसालों में हम विश्व में प्रसिद्ध हैं। अच्छे उत्पादन के लिए आप सब हम जानते हैं कि जैसे कि बात कर रहे थे, बिजली की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है और मैंने पहले शुरू में बताया कि क्या चीज़ें जो कृषि की अनिश्चितता को तय करती हैं, उन सब की ज़रूरत है। राजस्थान राज्य बीज निगम अच्छे बीजों का समय पर किसानों तक पहुंचाने की भूमिका निभाता है। पिछले 2 वर्षों के अंदर मैं बीजेपी के कार्यकाल के आपको आंकड़े दे रही हूं। 6,23,000 क्विंटल 17-18, 6,60,000 क्विंटल 18-19 और इसको अब मुझे गर्व से कहते हुए 19-20 में बढ़ाकर 7,70,000 क्विंटल हो गया। ये हमारी प्राथमिकता को बताता है और हमारी कर्तव्यपरायणता को बताता है। गुणवत्ता के बीज बिल्कुल पास में मिल सके, इसलिए हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए बीजों के वितरण का काम किया। प्राइवेट डीलरों की कठिनाइयों को बंद करने का काम किया और अनेकों काम टेस्टिंग, बीज टेस्टिंग के काम हम कर रहे हैं ताकि गुणवत्ता भरे बीज उनको मिल सकें। बीजेपी अभी बात कर रहे थे, मेरे को यूरिया की बात कर रहे थे। हमारे कार्यकाल के अंदर यूरिया पुलिस के संरक्षण के अंदर नहीं गई जिस तरीके आपके कार्यकाल के अंदर जाती थी। हमने यूरिया मुहैया कराने, जो यूरिया की किल्लत फेस करता था किसान, पर्याप्त रूप से यूरिया बांटने का काम हमने सिस्टमैटिक रूप से हमारी सरकार में किया। 86% किसान 5 हेक्टेयर से कम भूमि को जोतते हैं। अभी कह रहे थे ये तीने काले कानून में आप कौन सा ऐसा देखते हैं? आप मुझे बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि इंटर राज्य आप जाकर बेच सकते हैं, वो जो 1-2 बीघा बेचता है के ऊपर अपना किसान खेती करके लाएगा, वो अपनी खेती कहाँ इंटर राज्य जाकर कहाँ बेचेगा? दूसरी चीज मैं कहना चाह रही थी, हमने माइग्रेंट लेबर्स की पीड़ा को देखा और हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार को उलट करने के लिए जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं लगाया और जब लगाया तब आपने प्लान्ड लॉकडाउन नहीं लगाया। एक इस तरीके से किया कि पूरे देश का माइग्रेंट लेबर आ गया। उसकी व्यथा पाली से जो आए हैं उन्होंने सदन में कही भी थी। लेकिन वो माइग्रेंट लेबर सरवाइव कैसे किया? जो 1 या 2 बीघा की जमीन जो उसके पास में पीछे थी उसमें जाके खेती करी और वो भूखा नहीं मरा। इस तरीके से वो सर्वाइव कर पाया। अभी जल की बात कर रहे थे। जल मैं मानती हूं कि एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है खेती के अंदर और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें फुव्वारा और डिग्गी के निर्माण के लिए फंडिंग की जाती है। इसका भी मैं आपको डेटा बताना चाहती हूँ। बजट में सूक्ष्म सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सूक्ष्म सिंचाई में लाने के लिए निर्धारित किया गया। 19-20 के अंदर इसका प्रावधान 120 करोड़ रुपए किया। 17-18 के अंदर आपके कार्यकाल में ये मात्र 83 करोड़ था। 18-19 के अंदर ये 97 था और हमने अभी सिर्फ दिसंबर तक 90 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया। ये हमारी कर्तव्यपरायणता को झलकाता है। इसके अंदर भी हमने नवाचार लाने की कोशिश की है। फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन तकनीक को लाने की हमने कोशिश करी है और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 30,000 डिग्गी व पौंड वर्ष 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर दिए जाने का प्रावधान किया है। 4,30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को भूमि सिंचाई जिसके लिए 732 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। दूसरी बात जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट कहना चाह रही थी कि आपने इसके अंदर भी अपनी गाइडलाइन को बदला है और बीजेपी की पिछली सरकार के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2018 के अंदर 6,800 से अतिरिक्त डिग्गी बनाने के लिए बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रावधान के आपने ये कह दिया और इसका 208 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पे आ गया। केंद्र को हमने लिखा, इस पीड़ा को हमने समझा और केंद्र ने इसके लिए कोई अनुदान नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया। आप कहते हैं कि हम किसान के लिए बहुत सोचते हैं।
और ये तो बजट का काम था, आपका चुनावी वर्ष था, इसलिए आप लहूलुहान बिना बजट के, अब पीडब्ल्यूडी पर चर्चा आएगी जब आप फिर ये कहेंगे कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होते हैं, तभी भी आप यही करके गए बिना प्रावधान, बिना बजट के। आप कितने किसान हितैषी हैं ये दिखता है। 4020 डिग्रियों का शेष अनुदान 90 करोड़ रुपए हमने वहन करने का निर्णय लिया है। भर्तियों की बात कर लीजिए, जो बीजेपी 2018 के अंदर जो लंबित भर्तियां थी उसको भरने का काम हमने किया और 882 नई भर्तियां चयन के लिए हमने लिख दिया है। 302 सहायक कृषि अधिकारी, 102 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती भी पूरी कर ली गई है और न्यायालय में जो मामले पेंडिंग हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कृषि उच्च शिक्षा की बात करूंगी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हमने प्रत्येक जिले के ऊपर मेडिकल कॉलेज से व्यापक रूप से बढ़ाया, उसी तरीके से समान रूप से हमने कृषि शिक्षा को भी व्यापक रूप से एक्सपेंड किया। और मैं यही आग्रह पुनः मंत्री जी से करूंगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन हमें इसमें गुणवत्ता और क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है और कृषि की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है तो रिसर्च हमारे एजुकेशन में पैरेलल स्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि हम बायोपेस्ट बनाकर, जैसे कि कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डाल के टिड्डी के लिए और कुछ इस तरीके का निजात करें। आपके कार्यकाल में 5 या 6 नए कृषि महाविद्यालय आए थे। हमने पहले 2 वर्ष में 5 कृषि महाविद्यालय लाए और अब 8 नए लेकर आए हैं हम। और आप ये कहेंगे कि इसके लिए कोई बजट का प्रावधान किया है तो बताइए कहाँ पे इसका क्रियान्वयन करेंगे। निश्चित रूप से लेकर आए तो आपको इस बात के लिए सुनिश्चित करते हैं कि इसी साल के अंदर इनको हॉरिजॉन्टल समाप्त करें, लागू करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें थी, केंद्र की बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती थी, बट समय की पाबंदियाँ हैं। एक क्लाइमेट चेंज डायरेक्टर बनाना चाहिए, डायरेक्टरेट बनानी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे विशेष अनुग्रह करूंगी ताकि इस लेंस से इसको देखा जाए। और एक और चीज़ मेरा सुझाव है कि हम उच्च शिक्षा में तो कृषि के लिए नए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि एक सोच बचपन से हमें पैदा होती है कि हम किसान परिवार से आते हैं और हम उस बात को गर्व महसूस करते हैं। इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हमें इसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को वहाँ से पढ़ाया जाए कि किचन गार्डन क्या होता है, उसका रुझान दिया जाए, उसका परिचय दिया जाए, ताकि कृषि के प्रति उस झुकाव को डेवलप किया जा सके। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 काले कानून ये लेकर आए हैं वो सिर्फ हमारे दो की नीति पे है, पूंजीपतियों के लिए है, जमाखोरी बढ़ाने के लिए है। अनियन के ऊपर प्याज पे क्या हुआ आपने देखा। एमएसपी की बात करते हैं तो आपने क्यों नहीं लिखा एमएसपी को कि वहाँ पे एमएसपी हम देंगे, गारंटीड प्राइस क्यों लिखी। किस तरीके से काले कानून आप लेकर आए हैं, आधी रात को लेकर आए हैं, बिना डिस्कशन के लेकर आए हैं, कोरोना में लेकर आए हैं। ये आपका चेहरा सबने देखा, किसान के प्रति आप कितने हितैषी हैं ये आपने सबने देखा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सदन में किसी को रुखसती में आप अश्कबार आंखों से रुखसती देते हैं तो वो 260 के करीब जो किसान जो संघर्ष करते हुए जो चले गए, उनकी संवेदना में आप एक वक्त नहीं कह सकते। बजट के आंकड़ों के फेर में आप उलझाना चाहते हैं, उत्पादन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसमें उलझाना चाहते हैं। कृपया कुछ न करें तो कम से कम उन संवेदनाओं के लिए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल, आप